मिनट के बाद मुझे एक कॉल आता है। जब मेरा एकदम सादा सा फोन हुआ करता था तो उसमें नो नंबर लिख कर आ रहा था और रिंग बज रही थी। मैं कंफ्यूज कि यार नो नंबर भी आ रहा है, रिंग बज रही है, ये किसका फोन हो सकता है। तो मैंने उठा लिया, मैंने बोला हेलो। तो उधर से मुझे आवाज आती है, महेश भट्ट बोल रहा हूँ। मैं तो मुझे करंट लगा जैसे बिस्तर पे कि भट्ट साहब ने मुझे फोन किया। दोस्तों, मेरी जिंदगी का एक किस्सा तो बहुत ही अलग है। वो किस्सा ऐसा है या वो वक्त ऐसा था कि अगर मेरी जगह कोई भी होता ना तो ये लाइन को हमेशा के लिए अलविदा कह देता। हुआ यूं था कि मैंने कुछ अपनी एक फिल्म लिखी थी, एक वो कहानी आज भी मेरे पास है, दिल ही कुछ ऐसा है वो फिल्म का टाइटल था। एक रोमांटिक लव स्टोरी थी, बहुत प्यारी कहानी। तो वो फिल्म की कहानी मेरे दिमाग में हावी हो गई थी। मैंने सोचा कि अब मुझे वो फिल्म बनानी है, कुछ भी करना है। तो मैंने उसके लिए गाने भी बहुत सारे खुद कंपोज किए थे, लिखे भी थे, कुछ मेरे दोस्त ने लिखे थे, आदिल फारूकी साहब ने। तो वो गाने मैं चाहता था कि रिकॉर्ड कर लूं। फिल्म जब बनाऊंगा तो वो गाने उसमें मैं रखूंगा। तो फिर मेरे मालेगांव शहर से दो बच्चे थे, अमित और राजन, बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं। तो मैं उनसे मिला और उनको बताया कि अपने को ये गाने रिकॉर्ड करने हैं मुंबई जाके। तो फिर उन लोगों ने पूरा उसका म्यूजिक अरेंज किया, प्रोग्रामिंग की। फिर हम लोग मुंबई आए, एक दीपक सर करके थे, दीपक सोलंकी जी, उनके पास आए, जो कि राजन के गुरु थे, जो उनको राजन को पियानो सिखाया करते थे। तो हम उनके ही पास आए, उनके घर पे उनका एक सेटअप था छोटा सा। फिर वो म्यूजिक वगैरह सब जो अरेंज किया था उन्होंने सेट किया उसको, ये वो गाने की रिकॉर्डिंग हो गई। और जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग के लिए मुंबई गया उस वक्त रमज़ान का महीना था और हम लोग ने मुंबई में गाने रिकॉर्ड किए और उस वक्त मेरे ख्याल से कुछ 60,000 रुपया उसका मुझे खर्च आया था। जब दोस्तों मैं वो गाने रिकॉर्ड करके मालेगांव आ रहा था, वो एक सीडी मेरे हाथ में थी जिसकी कीमत 60,000 रुपये थी। मैं सीडी को देख रहा हूँ, अपने आप पे सोच रहा हूँ कि सीडी का मैं क्या करूँगा। पता नहीं ये गाने कब रिलीज होंगे, ये फिल्म कब बनेगी। 60,000 रुपये तो मैंने खर्च कर दिए, उसके बदले में क्या मिला, एक सीडी मिली। उस वक्त मैंने ऊपर वाले से दुआ की थी कि या तो मुझे इस लाइन में इतना कामयाब कर दे कि मुझे पीछे मुड़ के देखना ही ना पड़े, या तो मुझे रास्ते से हटा दे, मेरा दिमाग चेंज कर दे कि मैं कुछ और करूं जिसमें मुझे कामयाबी मिले, जिसमें मैं अपना परिवार संभाल सकूं, अपने बच्चों को संभाल सकूं, उनको अच्छी जिंदगी दे सकूं। मैं थक गया था। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्या किया जाए। कि भाई मैं ये सोचता था दिल में कि मेरा जुनून मुझे कहाँ ले जा रहा है, आखिर इसकी मंजिल कौन सी है, वो मंजिल है भी या नहीं है। और उसके दूसरे या तीसरे दिन ईद थी और ना मेरे कपड़े आए थे, ना मेरे बच्चों के, ना बीवी के, किसी के कपड़े भी नहीं आए हुए थे। ना मुझे बच्चों की परवाह है, ना किसी की फिक्र है, ना बच्चों की फिक्र कर रहा, ना उनके फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। बस मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ पाना चाहता हूँ, बस अंधा दौड़ रहा हूँ उस मंजिल की तरफ जिसका मुझे अता पता ही नहीं कि वो मंजिल मेरी है कहाँ, कब मिलेगी। तो वो भी एक मेरी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था दोस्तों, कि मैं बिल्कुल हारा हुआ महसूस कर रहा था अपने आप को, क्योंकि बच्चों के आगे तो हर कोई टूट जाता है दोस्तों। मैं भी अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहा था और मैं सोच रहा था कि बस छोड़ दूँ, ये लाइन ही छोड़ दूँ, मगर मेरा जुनून मुझे फिर वापस उसी रास्ते पर ले आता था। तो फिलहाल हम लोग कसारा की तरफ पढ़ रहे हैं दोस्तों, और बीच बीच में मैं आपको इसलिए भी थोड़ा सा मेरी कहानी को रोक के बात कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा कंटिन्यू मुझे सुन के बोर ना हो जाए। लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ मेरी इस कहानी को आप लोगों से बयान करना। मुझे इसी बातों बातों में मुझे मेरी माँ की याद आ गई। माँ जो होती है वो, उससे बढ़ के शायद ही कोई अपनी औलाद से मोहब्बत करता होगा दुनिया में। तो मेरी माँ भी थी। जब मैं घर पे, मैंने जब नया कंप्यूटर लिया था एडिटिंग के लिए, तो मुझे इतना जुनून सवार रहता था एक काम करने का कि मैं एडिटिंग करने के लिए जो बैठता था सुबह से लेके, तो कब रात हो जाती थी, कब दूसरी सुबह हो जाती थी, मुझे एहसास भी नहीं होता था। इस कदर जुनून था मुझे वो कंप्यूटर में, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता था वो एडिटिंग करना, कंप्यूटर में जाके नई नई चीज़ें सर्च करना, नई चीज़ें बनाने की कोशिश करना, बड़ा जुनून था मुझे। तो मैं रात भर, सुबह से लेके रात भर बैठा करता था और बस काम। तो बीच बीच में माँ आके मुझसे बोला करती थी, बेटे राजू खाना खा ले। मुझे प्यार से घर में राजू भी बोलते हैं। तो माँ अक्सर बोला करती थी कि बेटे राजू खाना खा ले।
तो मैं बोलता था हाँ मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। फिर मैं काम में लग जाता था, फिर भूल जाता था। फिर थोड़ी देर के बाद माँ आती थी, खाना खा लेना बेटा, कब से बोल रही है तेरे को। हाँ बस मैं आ रहा, 2 मिनट में आ रहा। फिर काम शुरू, फिर भूल जाता था। वो परेशान हो जाती थी। मैं कभी मुझे गुस्सा भी आ जाता था, आ रहा ना माँ, क्या तू भी? तो बोलते जा, खाने का तो खा, नहीं तो मत खा। तो उसका वो गुस्सा भी था, लेकिन उसका प्यार भी था। और वो जब तक खाना खिला नहीं देती थी उसको सुकून नहीं मिलता था। आज मैं अपनी माँ को बहुत मिस करता हूँ कि आज उसकी दुआओं से आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, जो भी हूँ, छोटा मोटा इंसान हूँ, लेकिन अभी मैं स्टोरी रोक रहा हूँ। अभी टोल नाका आ गया है, टोल भरने के लिए हम लोग रुके हुए हैं। अभी कसारा घाट का टोल नाका एक्चुअल में ये। तो वहां पर से याद आया दोस्तों कि हमने एक फिल्म बनाई थी, मैंने जैसे बताया कि मुन्ना नाम की एक फिल्म मैंने जो बनाई थी, उसमें गजल भी थी। जब मैं एक बुरा लड़का रहता हूँ, बाद में मेरी माँ मुझे बहुत समझाती है, तो उसके बाद मैं सुधर जाता हूँ, तो मैं मेहनत मजदूरी करने लगता हूँ। तो जब मैं मेहनत मजदूरी करने लगता हूँ तो उस वक्त हमने एक राहत इंदौरी साहब की गज़ल बैकग्राउंड में बजाई थी। तो वो गज़ल में एक शेर उसका सुनाता हूँ जो माँ से मुताल्लिक था। वो गज़ल ऐसी थी कि सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है। ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है। क्या बात है, क्या बात है। ये गज़ल थी जो आज मुझे याद आ गई, और वाकई में इन सख्त राहों में मेरी माँ की दुआएं थी जिसने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। और आई लव यू माँ, अपनी दुआएं हमेशा मेरे साथ रखना। दोस्तों इस वक्त हम कसारा घाट पर हैं, बहुत बड़ा घाट है ये। अभी हम इसी से गुजर रहे हैं। आप देखिए अज्जू भाई अभी ऊपर कैमरा लेकर ऊपर से इसका नज़ारा बताएंगे, चारों तरफ का बताना अज्जू भाई। मुझे इसी के साथ एक वाक़या और याद आया कि जब मैं मुंबई में स्ट्रगल कर रहा था, मेरे ख्याल से 2013 या 14 की बात होगी, तो मेरे दोस्त जो हैं कलीम शेख, वो एक फ़िल्म शुरू कर रहे थे। उनके एक दोस्त है निसार भाई, उनके साथ मिलकर मराठी फिल्म का उनका प्लान हुआ था, करते को नहीं भरते को नहीं। तो वो फिल्म उन्होंने उस फिल्म की डायरेक्शन की जिम्मेदारी मुझे दी थी, जो कि एक मेरे ऊपर उनका बहुत बड़ा विश्वास भरोसा था कि उन्होंने मुझे उस काबिल समझा था। उन्होंने कहा था कि अकरम भाई इस फिल्म की डायरेक्शन तुम करो। तो वो फिल्म हमने शुरू की। उसमें मेरी खुशनसीबी थी कि उसमें मोहन जोशी जी जैसे दिग्गज कलाकार थे। मोहन जोशी साहब के साथ साथ सतीश पुड़ेकर जी, स्मिता ओक जी, ऐसे दिग्गज कलाकारों को डायरेक्ट करने का मुझे मौका मिला था कलीम भाई के ज़रिए से। कलीम भाई का वो एहसान भी मुझ पर बहुत बड़ा है कि उन्होंने मुझे उस काबिल समझा था। और मुझे याद है दोस्तों कि रात में हम लोग शूट कर रहे थे वो फिल्म, और कुछ सतीश पुड़ेकर जी, स्मिता ओक और उनके बेटे का जिन्होंने किरदार अदा किया था, वो बैठ के कुछ नाइट सीन था, हम लोग शूट कर रहे थे। तो कुछ देर के लिए ब्रेक जब हुआ तो कलीम भाई, मैं, स्मिता ओक जी, पुड़ेकर जी, हम लोग सब बैठे हुए थे। तो पुड़ेकर जी ने मुझे बुलाया। पुड़ेकर जी सबसे कहने लगे कि बोले आज का ये दिन, आज की ये तारीख जो मैं बोल रहा हूँ, बोले नोट कर लो, बोले एक आने वाले वक्त में हमारे अकरम भाई बोले एक बहुत बड़े डायरेक्टर बनेंगे। तो वो सुन के मुझे यकीन मानिए इतनी दिल से खुशी हुई थी कि सतीश पुड़ेकर जी जैसा महान कलाकार एक छोटे से इंसान के लिए इतनी बड़ी बात कह रहा है। पता नहीं उनकी नज़रों ने मेरे अंदर क्या देखा या उनको क्या समझ में आया। उन्होंने मेरी ये तारीफ़ की, तो शायद मैं समझता हूँ कि वो फिल्म किया मैंने, उससे बड़ा इनाम मेरे लिए सतीश पुड़ेकर जी के
मुंह से निकले हुए शब्द थे जो मेरे लिए उन्होंने कहे थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सतीश पुड़ेकर जी की ये ज़बान ज़रूर को मुबारक होगी और मुझे कोई बड़ी फिल्म ज़रूर मिलेगी। खान साहब, अगर आपको चांस मिलता है बड़ा डायरेक्शन के लिए, तो आप किसको डायरेक्ट करना करोगे? मतलब किसको डायरेक्ट, मतलब कौन से हीरो को मतलब डायरेक्शन देना पसंद करोगे? अच्छा, कौन से हीरो के साथ पहला काम करना चाहूँगा? शाहरुख खान। ना भैया, इन्हें तुम शाहरुख है तो तुम शाहरुख को डालेंगे क्या मेरे ऊपर? हम हमारे हीरो का ही नाम लेंगे ऐसा। और तुम क्या चाहते भैया? मैं चाहता कि आप है ना मनोज वाजपेयी है, अच्छा, और क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ओके। सबके साथ काम करो, क्योंकि यार फिल्मों वाला बंदा है, चुप रहो। लेकिन मैं बताऊं, मेरी जो ख्वाहिश है ना भाई, मेरी पहली फिल्म में कोई हीरो अगर होगा तो वो सलमान खान के अलावा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि सलमान भाई के लिए मैंने जो एक स्टोरी सोची है ना, कमाल है, वो कमाल है। मतलब वो स्टोरी सुनेंगे उनको, वो बोलेंगे चल पट्टे करते हैं। मेरे को पूरी उम्मीद है। और इसमें फिर तो 100% जैकी दादा होंगी। हाँ, जैकी दादा तो डायरेक्शन में तो वो तो होना ही है। जैकी दादा तो मैं डार्लिंग, मेरा फेवरेट है जग्गू दादा, लव यू बाबा। डायरेक्शन पर से याद आया दोस्तों कि मैंने अपनी जिंदगी में अगर किसी को अपना गुरु माना है फिल्म लाइन में, डायरेक्शन के मामले में, तो वो दो लोग हैं जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। तीन लोग हैं जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, अपना आइडल मानता हूँ। सबसे पहले नंबर पे हमारे महेश भट्ट साहब, दूसरे नंबर पे हमारे इम्तियाज अली साहब, और तीसरे नंबर पर है हमारे अनुराग कश्यप सर। तो मैं इन तीनों को दिल से पसंद करता हूँ, इनके फिल्में बनाने के अंदाज को पसंद करता हूँ। और आपको एक किस्सा बताऊंगा दोस्तों कि एक बार भट्ट साहब मालेगांव आए थे। यहाँ पे कोई इनकी मतलब कुछ जलसा वगैरह था, जो होता है ना, सभा वगैरह थी, उसमें वो मालेगांव आए हुए थे। तो हम लोग उनसे मिले थे, हमारी सीडीज़ वगैरह उनको दी थी, फिल्मों के बारे में बहुत सारी बातें हुई थी उनसे। तो उनका नंबर मुझे कहीं से मिल गया था, ठीक है, भट्ट साहब का। तो मैं अक्सर उनको मैसेज किया करता था और या कॉल पे मैं बात किया करता था। तो वो हमेशा कहीं ना कहीं बिजी रहते थे। मतलब इंडिया में कभी कभी, ज़्यादातर इंडिया से बाहर ही रहा करते थे, कभी इटली में, कभी इधर, कभी उधर। तो ऐसे ही बस उनसे सिलसिला चलता रहा बातों का। तो एक बार मैं सूरत में एक फिल्म शूट करने के लिए गया था, हमारे छोटे बजट की फिल्म थी। तो वो शूट करके जब मैं वहाँ शूट कर रहा था तो उस वक्त मुझे पता चला था न्यूज़ के ज़रिए से कि भट्ट साहब की ऑफिस के बाहर फायरिंग हुई थी, किसी ने फायर किया था। तो मुझे थोड़ा सा बहुत बुरा फील हुआ था और फिक्र भी हुई थी, मैं डर गया था। तो मैं जब वापस आया मालेगांव, तो उस दिन जुमा का दिन था और मैं नमाज वगैरह पढ़ के अपने रूम में थोड़ा लेटा हुआ था। तो मैंने लेटे लेटे ना भट्ट साहब को एक शेयर मैसेज किया उस सिचुएशन पे जो उनके साथ हुई थी। मतलब उन पर जो फायर हुआ था, अक्सर वो बेबाकी से बोला करते हैं ना, कुछ भी मुस्लिम सपोर्ट में बहुत बोलते थे वो। तो उनके ऊपर शायद उस वजह से, किस वजह से पता नहीं, बहरहाल फायरिंग हुई थी। और तो उनको मैंने एक शेर, मैंने ना हमारे मालेगांव के एक शायर अशफाक अंजुम साहब, उनका शेर था, तो मैंने उनको मैसेज में वो शेर लिख के भेजा। वो शेर ये था कि ज़मीने करबला में आ पड़े हो, तुम्हीं पे जोर सारा टूटता है। ज़मीने करबला में आ पड़े हो, तुम्हीं पे जोर सारा टूटता है। तुम्हारे दिल का जो टूटा सो टूटा, भरम लेकिन हमारा टूटता है। तो ये शेर मैंने उनको लिख के मैसेज सेंड कर दिया। 2 मिनट के बाद मुझे एक कॉल आता है। जब मेरा एकदम सादा सा फोन हुआ करता था तो उसमें 9 नंबर लिख कर आ रहा था और रिंग बज रही थी। मैं कंफ्यूज कि यार 9 नंबर भी आ रहा है, रिंग बज रही है, ये किसका फोन हो सकता है। तो मैंने उठा लिया, मैंने बोला हेलो। तो उधर से मुझे आवाज आती है, महेश भट्ट बोल रहा हूँ। मैं तो, मुझे करंट लगा जैसे बिस्तर पे कि भट्ट साहब ने मुझे फोन किया। मैं शॉकिंग, मैं जल्दी से बाहर आया, किनारे खड़े रह के उनसे बात करने लगा। हाँ, मेरी तो जबान वो अटक रही थी उनसे बात करने में। बोला हाँ सर बोलिए। तो भट्ट साहब कहने लगे कि बेटा जो तुमने अभी शेर मुझे लिख कर भेजा है उसने मेरी रूह को झिझोड़ दिया है। बोले मला थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बोले मुझे एक बार वो शेर फिर से सुनाओ। फिर मैंने सुनाया कि ज़मीने करबला में आ पड़े हो, तुम्हीं पे जोर सारा टूटता है। तुम्हारे दिल का जो टूटा सो टूटा, भरम लेकिन हमारा टूटता है। उन्होंने कहा फिर एक बार सुनाओ। मैंने फिर सुनाया। बोले एक बार और सुनाओ। फिर मैंने सुनाया। तो फिर वो उन्होंने मुझसे बातें शुरू की
तो उन्होंने बताया कि शायद मैं जो लोगों के लिए बोलता हूँ या मजलूमों के लिए हक की आवाज़ उठाता हूँ, ये शायद बोले मेरी माँ के ब्लड का असर है, मेरे बाप के ब्लड का असर है कि मेरी माँ बोले एक मुसलमान थी और मेरा बाप एक ब्राह्मण हिंदू था। तो बोले मेरे ब्लड में अगर कहीं अजान की आवाज़ गूंजती है तो कहीं पे मंदिरों के घंटियाँ और भजन भी सुनाई देते हैं बोले। इसलिए मैं इंसानियत के लिए लड़ता हूँ, मैं किसी धर्म मज़हब के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं इंसानियत के लिए लड़ता हूँ और बोलता हूँ और बेबाकी से बोलता हूँ। तो भट्ट साहब को मैं हमेशा सैल्यूट करता हूँ कि वो एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर मुझे कुछ भी करके मुझे अपने साथ शामिल कर लीजिए, मैं आपके साथ आपके कैंपस को ज्वाइन करना चाहता हूँ, कुछ सीखना चाहता हूँ, आपको गुरु मानता हूँ। तो वो मुझसे बोलते भी थे कि ठीक है मैं करता हूँ कुछ, लेकिन वो अक्सर जो है तो बाहर रहा करते थे, वो इंडिया में नहीं रह पाते थे। मैंने बहुत कोशिश की, फिर बाद में ये हुआ कि उनका नंबर ही चेंज हो गया। तो मुझे आज तक कि उनका नंबर दोबारा से मिल नहीं पाया और मैं आज भी कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह से उनका नंबर मिल जाए, मगर नहीं मिल पाता। इसी तरह से हमारे अनुराग कश्यप जी, उनसे भी मैंने फ़ोन नंबर लिया था, उन्होंने मुझे नंबर दिया, लेकिन मुझे बोला कि अकरम मेरा नंबर जो है ना, कोई भी नंबर तू लेगा वो 3 महीने बाद चेंज हो जाता है, अगर तुझे लेना है ले ले, मैं दे दूंगा, लेकिन 3 महीने के बाद कोई गारंटी नहीं नंबर चेंज हो जाएगा। तो उनका नंबर भी मेरे पास से मतलब नहीं है परमानेंट, उनका जो भी होगा नंबर, बट जिस पे वो दूसरों से बात करते हैं ऐसे, तो वो नंबर भी नहीं है मेरे पास। और मैं अभी तक उनसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ, मगर उनसे मुलाकात ही नहीं हो पा रही है। मुंबई की जो फिल्म नगरी जो है ना, उसकी देवी इतनी जल्दी पर किसी पर मेहरबान नहीं होती है, वो बहुत परखती है। वो इन्हें भट्टी में तपा तपा के कुंदन बनाती है, तब कहीं जाके वो किसी को मौका देती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज भी उस भट्टी में तप रहा हूँ, क्योंकि मैं जो मुकाम हासिल करना चाहता हूँ, जो मेरी मंजिल है, वो मुझे अब तक मिली नहीं है। लेकिन मैं उसके लिए वो जद्दोजहद जारी रखूँगा मरते दम तक, जब तक मुझ में दम है, जान है, हिम्मत है, मैं उसके लिए कोशिश करता रहूँगा। और ऊपर वाला तो फिर उसी का साथ भी देता है, जो मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है, बिना थके बिना हारे आगे बढ़ता है, मंजिल उसको ज़रूर मिलती है। और मुझे भी उम्मीद है कि वो मंजिल मुझे ज़रूर मिलेगी।